सौतेली बहन का प्यार। शीतल सिर्फ 6 महीने की हुई थी कि उसकी माँ का आंचल उसके हाथों से हमेशा के लिए छूट गया। ऐसे में बेटी की परवरिश के लिए ब्रिजेश ने माधुरी से दूसरी शादी की। माधुरी, ये मेरी बेटी शीतल है। आज से ये इसका लालन पालन तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस विनती करता हूँ, जमाने की बातों को सच मत होने देना। अजी आप चिंता न करो, जिज्जी ने इसे खून से सींचा है, मगर आज से ये मेरी बेटी है। मधु के कहे प्यार भरे वह शब्द महज एक मिथ्या थे। माधुरी ब्रिजेश के सामने उसकी माँ बनने का ढोंग बहुत ही बारीकी से करती थी, मगर उसके पीठ पीछे उस दुधमुही बच्ची को कड़ी धूप में छटपटाने के लिए छोड़ देती। पता नहीं नाज बेटी किस मिट्टी की बनी है जो मरती ही नहीं। वह मासूम बच्ची बस बिलखे जा रही थी, मगर माधुरी का मन नहीं पसीजता। ऐसे ही समय का पहिया दिन, सप्ताह और महीनों के मोड़ पर बढ़ता जाता है। इस बीच माधुरी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम चारू रखती है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। दोनों बहनें अब समझदार हो गई थी। चलो चारू खेलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, जाओ यहाँ से। शीतल चारू का हाथ पकड़कर उसे खेलने के लिए खींचने लगती है। तभी चारू दांत पीसते हुए उसे दूर धकेल देती है। तुझे एक बात समझ नहीं आता, मुझे तेरे साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। तू सिर्फ मेरी सौतेली बहन है, मुझे तेरी सूरत भी पसंद नहीं। अपनी छोटी बेटी की बेरुखी ब्रिजेश के मन में खटकने लगती है, क्योंकि बच्चों का मन तो कांच के जैसा होता है। पर चारू के मन में अपनी सौतेली बहन के लिए इस नफरत का बीज बोया किसने? अरे क्या हुआ मेरी रानी बेटी को, मुंह क्यों सजा रखा है? माँ, आज फिर मेरी सौतेली बहन मेरे साथ खेलने के लिए जिद कर रही थी। मैंने भी इतनी जोर का धकेला कि तारे नजर आ गए होंगे। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, बस तू अपनी सौतेली बहन से दूर रहना। अगर उसे ज्यादा गुली मिली तो वह माँ बेटी की बाहर का रास्ता दिखा देगी। ऐसे ही समय बीतता गया। जहाँ शीतल ने अपने पिता से प्यार बांटना सीखा, वहीं माधुरी ने चारू के छोटे से मन में सौतेली बहन के खिलाफ इस कदर जहर भर दिया था कि अब चारू अपनी बहन से चिढ़ने लगी थी। देखते ही देखते 7 साल और बीत गए। शीतल 14 साल और चारू 12 साल की हो गई। शीतल बेटिया, अरे ओ शीतल बेटिया, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। पिताजी आप आ गए? देख, इस बार मैं तेरे लिए शहर से उपहार लेकर आया हूँ। तुझे सैंडल पहनने का शौक था ना? देख देख, मैं तेरे लिए सैंडल ले आया। शीतल की आंखें चमक उठती हैं, मगर चारू को तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक वो अपनी बहन की खुशियां खराब ना कर दे। डैडी, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। सॉरी चारू बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। हाँ, मैं हूँ ही कौन आपके जिगर का टुकड़ा? तो मेरी सौतेली बहन है, जिसकी कभी छोटी से छोटी बात भी आपको याद रहती है। हाँ। चारू गुस्से से पांव पटकती हुई कमरे की ओर जाने लगती है। तभी शीतल उसे मनाते हुए कहती है, नाराज क्यों होती हो मेरी छोटी बहन? यूं तो ये सैंडल रख ले, तेरी एक मुस्कान पर ऐसी सैकड़ों सैंडल न्योछावर कर दूं मैं। अपनी सौतेली बहन के सच्चे स्नेह को चारू झुठलाकर उसे जोर से धक्का मारती है, जिसके साथ शीतल का सर मेज पर जा लगता है और उसके माथे से खून बहने लगता है। आह माँ! चारू, ये क्या किया तुमने? क्यों पिताजी, मेरी सौतेली बहन के माथे से जरा सा खून क्या बह गया? आप मचल गए? हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो शीतल, मेरी सगी बहन बनने की बेफजूल कोशिश मत करो। तुम्हारे मीठे मुंह बात करने से मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं पसीजने वाला। हाँ। अपनी सौतेली बहन को दर्द में छटपटाता देखकर चारू मन ही मन खूब खुश हो रही थी। अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जरा सी चूक हो गई, वरना जिसकी लाश यहीं बिछ जाती, जिंदगी भर की बला टलती। अपनी सौतेली बहन के ऐसे बेरुखे बर्ताव के बाद भी शीतल के मन में बसा प्यार नहीं घटता, मगर चारू के मन में अपनी सौतेली बहन के लिए सिर्फ नफरत उमड़ती थी। समय गुजरता गया। आज दोनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। चारू अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी पीछे से शीतल अंदर आकर कहती है, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी छोटी बहन। ऐसा लग रहा है जैसे चांद की चांदनी तेरे चेहरे पर उतर आई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर मेरी इजाजत के मेरे कमरे में आने की? Just get lost! अरे चारू, अब हम दोनों बहनें बच्ची नहीं रही। अब तो ये बेफिजूल का गुस्सा छोड़ दो। बचपन बीत गया तो क्या, तुम्हें सीने से सटाकर घूमूं? तुम्हें लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी? शायद मेरा दूसरा रूप देखे तुम्हें ज्यादा दिन हो गया है।
इतने के बाद चारू बेरहमी से अपनी सौतेली बड़ी बहन का बाल पकड़कर उसे कमरे से बाहर धकेल देती है, जिससे शीतल थर्रा उठती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। अगर मेरे पास मक्खी की तरह भिनभिनाने से पहले ये बेइज्जती याद रखना। हाँ, अपना ये सो कॉल्ड सगी बहन का दिखावा बंद करो, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही जलील करती रहूंगी। अपनी सौतेली बहन पर भड़ास निकालकर चारू दरवाजा बंद कर देती है। शीतल के लिए उसकी बहन के हाथों हुआ तिरस्कार किसी ताज से कम ना था। काश मेरी बहन तू ये देख पाती कि तेरी बहन तुझ पर जान छिड़कती है। मैं क्या करूं? दिन गुजरते गए। दोनों बहनें एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, जहां अनुज नाम के एक लड़के ने दाखिला लिया। उसे देखकर चारू की आंखें चमक उठी। अरे वाह, कितना डैशिंग दिखता है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। समय बीतता गया। जहां एक ओर चारू के मन में अनुज के पाने की ललक थी, वहीं अनुज शीतल की सादगी में खो गया। दोनों ने शादी के ख्वाब भी बुनने शुरू कर दिए। एक दिन जब चारू घर लौटी तो अनुज वहां पहले से मौजूद था। अनुज, तुम यहाँ? हाँ चारू बेटी, अनुज शीतल से शादी करना चाहता है। शीतल भी अनुज को पसंद करती है। ये खबर चारू में दांत खट्टे कर देती है, जिसका भड़ास चारू अपनी बहन पर उतारते हुए कहती है, अरे मेरी छोटी बहन, तू आ गई। अब चंद ही दिनों में तेरी सौतेली बहन विदा हो जाएगी। अब तो मुझसे 2 बातें कर ले। आज मुझे तुझसे बात ही करनी है। मेरे बचपन की खुशियां खाकर तुझे चैन नहीं मिला। तेरे कारण मैं पिता के प्यार से अनजान रह गई। बचपन में तूने मुझे पिताजी को छीना और आज मेरा प्यार भी छीन लिया। क्या तुम अनुज से प्यार करती हो? ये खबर सुनकर शीतल का मन थम जाता है। मैं अनुज से प्यार करती हूँ, मगर मेरी झोली की खुशियां छीन ली तूने आज। मैं शादी के उपहार में तुझे दिल से बद्दुआ देती हूँ कि तू मंडप में ही मर जा। ऐसा बोलकर चारू वहां से चली जाती है और शीतल हंसकर कहती है, मैं तेरा ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगी मेरी छोटी बहन। अनुज तेरा हुआ। थोड़े दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गाजे बाजे के साथ बारात शीतल को लेने आती है। कुछ देर बाद फेरों की रस्म शुरू होती है। शीतल को दुल्हन के जोड़े में देखकर चारू मन ही मन कुड़ रही थी। अचानक शीतल मंडप में गिर जाती है। उसके हाथों में एक चिट्ठी और जहर की शीशी देखकर सभी स्तब्ध हो जाते हैं। चिट्ठी पढ़कर उसकी सौतेली बहन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। मेरी छोटी बहन, जब तक तू ये चिट्ठी पढ़ेगी मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मैं तेरे आंसू की नींव पर अपना सफर शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो तुझ पर जान छिड़कती थी, मगर तू मुझे अपना ना सकी। तेरी शादी का तोहफा अनुज तुझे सौंप कर जा रही हूँ, तेरी सौतेली बहन शीतल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अपनी सौतेली बहन का इतना बड़ा बलिदान देखकर चारू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चारू को अपने करनी पर पछतावा था, मगर उसकी खुशी के खातिर शीतल ने खुद की कुर्बानी दे दी। सुधा और महेश की 4 बेटियां सलोनी, प्रिया, एकता, मानसी थी, जिनमें से बड़ी बेटी सलोनी की शादी विराट नाम के लड़के से तय हो गई थी। अगले दिन शादी थी। जैसे ही विराट बारात लेकर चौखट पर आता है तो उसकी सालियां कहती हैं, अरे अरे तनिक रुकिए जीजू, माँ जरा यहाँ कर जीजू के साथ रस्म तो कर लो। कौन सी रस्म साली साहिबा? वेट करिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तभी सुधा अपने दामाद की आरती उतारकर उसकी नाक खींचती है। तभी वह कहता है, मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे अभी तो मैंने आपकी बेटी से कुछ कहा भी नहीं और आप मेरी नाक खींच रही हैं। हाँ, एडवांस में, ताकि तुम मेरी बेटी को तंग ना करो। अरे बेटा, मजाक कर रही हूँ, ये तो एक रस्म होती है। ओहो, जीजू की पकौड़े जैसी नाक तो लाल हो गई। साली साहिबा, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर हम आपकी खबर लेंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपको हम परेशान कर देंगे। अच्छा ठीक है, अब अपने जीजू को अच्छी जगह बैठाओ। आइए आइए जीजू, आपके लिए स्पेशल सीट है। जब आप पापड़ों पर बैठोगे तो आपकी इज्जत का कचरा हो जाएगा। ऐसा कहकर एकता विराट को सोफे पर बैठा देती है, जिसके बाद पापड़ों के कड़कने की आवाज आती है और तीनों सालियां जोर से हंसते हुए कहती हैं, तो जीजू, कैसा लगा हमारा वेलकम करने का तरीका आपको? तुम तीनों बड़ी चतुर हो, बताऊंगा तुम्हारी दीदी को ये सब। कुछ देर बाद सलोनी तैयार होकर नीचे आती है, जिसे विराट देखकर कहता है, हाय मेरी सोन पापड़ी इज कमिंग। ओहो, ये है मेरी सुंदर सी रसमलाई। देखो तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, और तुम तीनों बहुत शैतानी हो। अरे अपनी बहन से कुछ सीखा नहीं है क्या? ओफो जीजू, बीवी सीधी मिल रही है,
सालियों को तो टेढ़ा होना चाहिए, जो आपको हर पल सताएं, परेशान करे। दूल्हा और दुल्हन मंडप में पधारिए, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जाइए जाइए दूल्हे राजा, बजाएंगे हम अब आपका बाजा। क्या बोला तुमने? कुछ भी नहीं। तुम तीनों सालियों से मुझे बचकर रहना पड़ेगा। तभी दोनों दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठते हैं, जहां दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। उसी दौरान तीनों सालियां मिलकर विराट के जूते छुपा लेती हैं। विदाई के वक्त जब विराट अपने जूते पहनता है तो उसे जूते दिखाई नहीं देते। फिर प्रिया जूते दिखाते हुए कहती है, जीजू जूते लो पैसे दो, जूते लो पैसे दो। अरे मेरे जूते दो। बिल्कुल नहीं जीजू, पूरी शादी में सालियों का एक ही तो मौका होता है कि आपके जूते चुराएं, और वो भी फ्री में दे देंगे तो कमाएंगे क्या। चलिए चलिए, पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो। अच्छा जी। ओ मेरी सालियों, ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो, पैसे ले लो, जूते दे दो। अच्छा कितने दूं? पूरे 50,000। क्या 50,000? ठीक है, अब मैं बताता हूँ इन सालियों को। ठीक है, आप सबने सुन लिया ना, मेरी सालियां पूरे 50,000 मांग रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये लो 50। कितने हुए? 50 हुए ये तो। और ये लोग बाकी के पैसे 1000, तो हो गए ना पूरे 50,000। लाओ जूते दो मेरे। जीजू इट्स नॉट फेयर, दीजिए हमारे पूरे पैसे। अब इतने तो नहीं, 30,000 है, लेना है तो ले लो। अरे बेटा मान जा, क्यों अपने जीजू को परेशान कर रही है, तेरी बहन भी थक चुकी है। अरे मान जाओ मेरी प्यारी बहनों। ठीक है, लीजिए आपके जूते। प्यारी प्यारी सालियों, ये जूते आप अपने पास रखिए, मैंने नए जूते मंगा लिए। बंटी मेरे शूज लेकर आ। हाँ जीजू, आप तो बड़े चंटे निकले। यू आर वेरी चालाक जीजू, यू आर वेरी चालाक। तुमसे ही सीखा है, पापड़ पर बिठाया था ना मुझे, मैं तभी समझ गया था कि तुम जूते का मौका छोड़ोगी नहीं। फिर भी इतनी मेहनत करी है तो ले लो 30,000 रुपए। प्रिया दीदी, एकता दीदी, जीजू तो खेल गए। कोई नहीं बेटा, आगे और भी मौके हैं अपने जीजू को परेशान करने के लिए। इस तरह विराट अपने जूते पहन लेता है और विदाई लेकर जाने लगता है। तो प्रिया कहती है, प्यारे प्यारे जीजू रुकिए, हम अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम तीनों बहनें आपके साथ दहेज में जाना चाहती हैं कुछ समय के लिए। माँ हम जाए ना, हमें जीजी की बहुत याद आएगी, उसके बिना रह नहीं सकते। हाँ माँ प्लीज जाने दो ना। ओहो, कितनी मुश्किल से इनका पीछा छूट रहा था। अब ये दहेज में भी आएंगे तो मेरा जीना दुश्वार कर लेंगे घर पर भी। ठीक है विराट, मैं अपनी चारों बेटियां तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हारी सालियां दहेज में जाने को तैयार हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना। ये बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। लो लग गई वाट। इस तरह विराट की तीनों सालियां दहेज का नाम लेकर उसके साथ घर में आ जाती हैं। हफ्ता बीत जाता है, तीनों सालियां ठीक ठाक घर में रह रहे थे, लेकिन फिर उनके दिमाग में खुराफाती आती है। वो जैसे ही शाम को ऑफिस से घर आता है तो गुलाब का फूल लिए एकता अपने जीजू को छेड़ते हुए गाना गाती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। फिर प्रिया उसका हाथ पकड़कर डांस करते हुए कहती है, आज दिखा दे मुझे लब करके, ओ बेबी बाहों में भर के। अरे एकता, प्रिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? सलोनी क्या समझेगी? हाँ जीजू आप कैसे नाच रहे हो? अभी दीदी को बुलाती हूँ। सलोनी दीदी जरा जल्दी आइए, देखिए जीजू को। तभी सलोनी आकर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखती है कि विराट के पसीने छूट जाते हैं। तो वो कहता है, सलोनी मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बहन ही है ये। वो तो मैं देख चुकी हूँ। विराट तुम कितने फट्टू हो, कैसे पसीने छूटे हैं तुम्हारे? इसका मतलब ये मेरी सालियों की साजिश थी और या मैं डर गया, तुम भी इन्हीं की तरह होती जा रही हो। अच्छा सॉरी बाबा, चलो आज रात हम अंताक्षरी खेलेंगे। रात को सभी पिलो लेकर अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। तभी सलोनी के हाथ में पिलो आ जाता है और वह गाते हुए कहती है, अरे मेरी बारी आ गई, अब मैं गाऊंगी। ओरे ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। फिर से सब पिलो एक दूसरे को देते हैं और अब एकता पर पिलो रुकता है और वो गाती है, वो जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी।
फिर से सब पिलो पास करते हैं और अब की बारी मानसी गाती है। ठीक है, मैं गाऊंगी पर जीजू के साथ, हम तीनों सालियां नाचेंगी भी दीदी। ठीक है, जाओ विराट, आपकी सालियां बुला रही हैं, जाइए। फिर विराट अपनी तीनों सालियों के साथ नाचता है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तभी जानबूझकर प्रिया अपने जीजू के पैर पर पैर मार देती है, जिसके बाद वह कहते हैं, मेरा पैर लो हो गया तुम्हारे, दिल ये पुकारे आजा, तोड़ दिया मेरा पैर। कैसी है तुम्हारी बहन, कुछ समझा दो इन्हें, तुम जरा सा समझा दो, हद मचा दी है सालियों ने बहुत ज्यादा। ओह सॉरी सॉरी जीजू, गलती से हमने आपका पैर तोड़ दिया। चलो तुम तीनों भी जाकर सो जाओ, बहुत परेशान करती हो इन्हें। तभी सब सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। विराट ऑफिस से आकर अपनी सालियों के लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करता था। कभी आइसक्रीम, कभी नूडल्स, कभी मोमोज। इस तरह जीजा साली की नोकझोंक भी होती रहती थी। वहीं सालियों ने जमकर अपने जीजू को परेशान किया हुआ था। कभी वह खाने में तेज मिर्च डाल देती, तो कभी नहाते वक्त बाथरूम का पानी बंद कर दिया करती, और एक बार तो वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो बाल्टी का पानी उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वह बहुत भीग जाता है और चीखने लगता है। अरे विराट, ये कैसे भीग गए तुम, और ये ब्रेक लगाकर क्यों चीख रहे हो? पास खड़ी तीनों सालियां अपने जीजू पर हंस रही होती हैं। तभी गुस्से से सलोनी कहती है, ये सब तुम तीनों की करामात है ना? मैं तुम जीजा साली के बीच में कुछ नहीं कहती, फिर भी अरे इतना तो परेशान मत करो अपने जीजू को, हमेशा छेड़ती रहती हो। देखना कैसे चीख रहे हैं वो, अभी भी बुखार आ गया तो। सॉरी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हम बस थोड़ा सा परेशान करना चाहते थे जीजू को। जीजू वी आर रियली सॉरी। प्लीज जीजू सॉरी, माफ कर दीजिए, अब हम ऐसे आपको तंग नहीं करेंगे। दीदी अब हमें घर चलना चाहिए, मम्मी पापा का भी तो ख्याल रखना है ना। सॉरी जीजू, हमें इतने दिन आपको परेशान किया। कोई बात नहीं सलोनी, जाने दो, और तुम भी इतनी जल्दी मत जाओ, घूमने चलेंगे बाहर। अगले दिन विराट सभी को घुमाने ले जाता है। सोनगढ़ गांव अपने आप में बेहद सुखद समृद्ध था। पूरा गांव गढ़ अपने पक्की इमारतों में चैन सुकून से रह रहा था। धीना भी उसी गांव का एक गरीब निवासी था। वो एक टूटी फूटी मड़ई में रहता था। धीना पेशे से धोबी था। वो नित दिन मैले कुचैले कपड़ों की गठरी उठाकर उन्हें नदी पर धोने जाया करता था। हे राम, सूरज सर पर चढ़ आया, मुझे जल्दी से नदी पर पहुंचना होगा। हड़बड़ाहट के साथ धीना अपने कपड़ों की गठरी कंधे पर लादे नदी पर चला आता है, जहां खड़ा मंगेश उसे रोकते हुए कहता है, ए धोबी, तू इस नदी में ये मैले कुचैले कपड़े नहीं धो सकता। अब मगर क्यों मंगेश, इन कपड़ों के जरिए ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है भाई। अपना ये दुखड़ा कहीं और जाकर दिखा। अरे तेरे मैले कुचैले कपड़ों की धुलाई के कारण नदी दूषित हो रही है, इसलिए अब ना तो तू इस नदी पर कपड़े धोएगा और ना तुझे एक बूंद पानी भरने को मिलेगा। अरे अब ढीठ की तरह ताक क्या रहा है, भाग यहाँ से। पूरा गांव गढ़ मंगेश का साथ देते हुए बुलंद आवाज में गरीब धोबी का बहिष्कार करने लगते हैं। धोबी गठरी उठाए घर लौटकर कहता है, एक ये नदी और कपड़ों से ही तो मुझ दुखियारे धोबी का दाना पानी चलता था, मगर इस गांव गढ़ से वो भी देखा न गया। शायद अब इस संसार में गरीब का साथी कोई नहीं है। धोबी अंत तक लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है, बावजूद उसके सारे अथक प्रयास असफल सिद्ध होते हैं। 2 दिन के भीतर ही धोबी की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाती है। भूख से छनछनाता धोबी बिछौने पर पड़ा सारी रात सोच रहा था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। देखे आसमानी मालिक, जिस संसार को तूने स्नेह के धागे में पिरोया था, वहाँ के निवासी कैसे निर्दयी हो गए हैं। जहाँ एक ओर वो 56 भोग खा रहे हैं, वहीं ये धोबी कई दिनों से भूख से छछन रहा है। अब मैं इस दुखदाई दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। रोते बिलखते हुए धोबी आंखें मूंद लेता है और रात की बेला बीतने के साथ सुबह की किरण फूट पड़ती है। सभी के किवाड़ बंद देखकर धोबी नदी किनारे आकर कहता है, आज मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहकर धोबी आंखें मूंद नदी में डुबकी लगा देता है और गहराई में जाकर जैसे ही वो आंखें खोलता है तो खुद को सोने के शहर में पाता है।
तभी सुनहरे द्वार पर खड़ी सर से लेकर पांव तक सोने का पहरावा पहने द्वारपालिका कहती है, जादुई सुनहरे शहर में तुम्हारा स्वागत है। ये कैसा अनूठा शहर है जहाँ पेड़ पौधे फल फूल सोने के हैं, और तो और घर बार भी सोने का है, गाड़ियां भी सोने की। ये सुनहरा शहर मेरी सोच समझ से एकदम परे है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम सचमुच में जादुई सुनहरे शहर में हो। जिस नदी में तुमने डुबकी लगाई थी, ये सोना शहर उसके भीतर बसा है, और मैं हूँ यहाँ की द्वारपालिका। ये जादुई सुनहरा शहर गरीबों का सारथी है। आगे बढ़ो धीना। ये सुनकर धीना आगे बढ़ आता है। जहाँ सैकड़ों सोने के वाहन कतार में खड़े होते हैं, तो कहीं सोने के लहलहाते पेड़ों की डाल से सोने के फूल सुनहरी धूप पर गिर रहे होते हैं, तो कहीं सोने के झरने से बूंदें बरस रही होती है। कहीं लोग बैठे हुए तो कहीं लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। ये सुनहरा शहर कितना सुंदर है, यहाँ के निवासियों के बीच कितना मेलजोल है। धीना अपने आप से बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक सोने की गाय दिखाई देती है, जिसके मुंह से सोने के सिक्के बरस रहे थे, जो उसे रोकते हुए कहती है, ठहरो धीना। अरे सोने की गैया तो बोल रही है भाई। धीना, इस जादुई सुनहरे शहर में सब कुछ जादू है। वैसे मेरा नाम गौरी है। तुमसे भेंट करके अच्छा लगा। ये सारे सुनहरे सिक्के तुम्हारे हक के हैं। इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय। इसके बाद धीना सारा सुनहरा शहर घूमता है। पेड़ पौधों से लेकर सभी जन उसे सोना देकर सांझ की बेला होते ही विदाई दे देते हैं, और अंत में द्वारपालिका कहती है, जाओ धीना, और इस सोने से एक सुनहरे जीवन की शुरुआत करो। धीना सोने से भरी पोटलियां लेकर जैसे ही सुनहरे शहर के फाटक से बाहर कदम रखता है, वो खुद को नदी के किनारे पर पाता है। अगर मैं इस सोने के सिक्के से भरी पोटली गांव लेकर गया, तो सभी मुझ पर दोष लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं सीधे सुनार के पास जाऊंगा। धीना सीधे सुनार के पास जाकर पोटली से भरे सोने के सिक्कों का सौदा कर देता है। बदले में उसे खूब सारा पैसा मिलता है, जिन्हें लेकर वो देर रात घर आता है, और पैसे का सदुपयोग करके धीना एक सुंदर से घर की नींव रखता है। इस बात को केंद्र बनाकर पूरा गांव गढ़ तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। जो 2 कौड़ी का धोबी कल तक दाने दाने के लिए मोहताज था, आखिरकार ऐसा भी कौन सा जिन का जादू हाथ लग गया इसके, जो मढ़ई से सीधे महल सा घर बनाकर बैठ गया। अरे मंगेश, मानो ना मानो, मुझे तो ये दौलत 2 नंबर की कमाई का जरिया लग रहा है। सरपंच जी, आखिरकार कब तक आप हाथ पर हाथ धरे रहेंगे? इससे पहले कि हमारे गांव पर मुसीबत का पहाड़ टूटे, आप इस धोबी से पूछताछ कीजिए। ठीक है, चलो। गांव गढ़ सिखावे में आकर पूरा गांव गढ़ धीना के द्वार पर आकर खड़ा होता है। धीना, अरे ओ धीना, अरे धोबी, अरे कहाँ छुपा बैठा है रे? बाहर निकाल। क्या बात है मंगेश? पूरा गांव गण मेरे घर के बाहर, क्या बात है? देख लो सरपंच जी, रईस होने के बाद इस धोबी की जात ही बदल गई। कल तक जो पेवन लगे चिथड़ों में जीवन गुजारता था, आज महंगे मलमल का कुर्ता पजामा पहने कैसे ठाट बाट से खड़ा है। धीना, सच सच बता, ये शान शौकत, ये घर बार काले धन की कमाई से बना है ना? बता। बिल्कुल नहीं सरपंच जी, ये सब मैंने परिश्रम से पाया है। सरपंच जी, इसकी बातों में ना आना, ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सरपंच जी। अरे 1-2 हड्डियां टूटेगी तो अपने आप सच बक देगा। ऐसा बोलते हुए मंगेश धीना को मारने लगता है। बावजूद इसके धीना का जवाब नहीं बदलता। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। आधी रात तेज तूफान उठने के साथ धीना के घर की धरती को छोड़कर सभी के घर डावाडोल हो उठते हैं। अपनी जान बचाते हुए सभी किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं, जिसके साथ सभी के घर ढह जाते हैं और एक ही रात में पूरा गांव बेघर हो जाता है। तभी मंगेश माथा पकड़कर कहता है, ये राम जी, ये कैसी आफत आन पड़ी है, सभी का घर ढह गया।
तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने एक बेगुनाह पर कोड़े बरसाए। ये उसी का अंजाम है जो हमारे घर बालू के किनकों की तरह ढह गए। कुछ ही देर में सवेरे का आगाज होता है और सभी जन धीना के पास आकर कहते हैं, दीना हमें माफ कर दो, हमने तुम पर जो जुल्म ढाया इसलिए देखो हमारे घर ढह गए, हमें माफ कर दो, हमारे घर माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आप सभी का बदलाव देखकर मैं एक सच आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसके नीचे जादुई सुनहरा शहर बसा हुआ है। उसी के बदौलत मेरा जीवन बदला है। चलिए मेरे साथ। पूरा गांव धीना के साथ नदी के तट पर आता है। आप सभी यहीं किनारे पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ऐसा बोलकर धीना पानी में डुबकी लगाकर जादुई सुनहरे शहर पहुंच जाता है और कहता है, हे द्वारपालिका, मेरा गांव सत्यानाश हो गया है। मेरे उजाड़ गांव को बसाने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। जरूर धीना, हम तुम्हारे गांव को बसाने में बढ़ चढ़ कर सोने का सहयोग देंगे। इसके साथ पूरा सुनहरा शहर धीना को सोने से भरा हुआ बड़ा सा बक्सा देकर विदाई कर देता है। जाओ धीना और अपना गांव पुनः बसाओ। कुछ देर बाद, ये धीना अब तक आया क्यों नहीं? मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। एकाएक धीना बड़े बक्से के साथ तैरता हुआ नदी से बाहर आता है। आखिरकार आज धीना के बदौलत गांव फिर से बस चुका है। साथ ही धीना के धनी सोच ने गांव गढ़ की धारा को बदलाव दिया है। अब हर एक जन पहले की भांति स्वार्थी नहीं रहा, बल्कि सुख दुख की परिस्थिति में एक दूजे का सारथी बनकर संग खड़ा रहने लगा है, जो उस नदी के भीतर बसी जादुई सुनहरे शहर की देन है। दुर्गा देवी की 2 बेटियां थी, माधुरी और प्राची। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, साथ में शॉपिंग करना, एक साथ सोना। अरे प्राची, इधर उधर ताका झाकी क्यों कर रही है? खाना तेरे सामने रखा है। माँ, मैं माधुरी दीदी का इंतजार कर रही हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं अपनी बड़ी बहन के बगैर नहीं खाती हूँ। राम ही राखे तुम बहनों को। अगर कल को तेरी बहन ब्याह कर पराए घर चली जाएगी तो क्या भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी? उसकी नौबत ही नहीं आएगी माँ, क्योंकि हम दोनों बहनें एक ही घर में शादी करेंगी। इसलिए आप हम बहनों की खातिर ऐसा ससुराल खोजना जहाँ 2 भाइयों का बसेरा हो। दुर्गा अपनी दोनों बेटियों के मन मुताबिक 2 भाइयों वाले घर की छानबीन शुरू करती है और उसके कदम शांति देवी के 2 दुलारों पर जा रुकती है, जिसके बाद धूमधाम से दोनों बहनों की शादी पुनीत और मिहिर से हो जाती है। इस तरह 2 बहनें देवरानी जेठानी के रिश्ते में बंध जाती हैं। माधुरी, प्राची, अपने मायके में तुम बहनें थी, मगर इस ससुराल की दहलीज में तुम देवरानी और जेठानी हो। पुनीत इस घर का पहिलौठा है, इसीलिए प्राची इस घर की बड़ी बहू है। सास की ये बात माधुरी के मन में खटकने लगती है और वह बिना कतराए कहती है, सासू माँ, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। मैं प्राची की बड़ी बहन हूँ। इस बात की खबर है मुझे माधुरी बहू कि तू प्राची बहू से उम्र में बड़ी है, मगर औहदे में तेरी बहन तुझसे बड़ी है। इसलिए ये बात जहन में बिठा ले कि आज से वो तेरी जेठानी है। माधुरी को मन ही मन अपनी छोटी बहन का बदला ओहदा खल रहा था, मगर सास का फरमान मानने के सिवा कोई और चारा भी तो नहीं बचा था। अगली सुबह, माधुरी बहू, ओ माधुरी बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही? जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? छोटी बहू, अगर चेहरे की लिपाई पुताई हो गई तो रसोई में भी दर्शन दे दे। ये पकड़। ये क्या है माँ जी? इस पुर्जे में मैंने पहली रसोई में बनने वाली पूरी पकवान लिख दी है, जाकर बनाना शुरू कर। माधुरी, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना। जेठानी जी, आप क्या सारा दिन सोफे पर ही जमी रहेंगी? किचन में चलकर मेरा हाथ बटाइए। हाँ दीदी, चलो। माधुरी को देवरानी की दावेदारी दिखाते सास का पारा फूट पड़ता है और वह छोटी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। ठहर प्राची बहू, तू किचन में नहीं जाएगी, समझी? अब तू खड़ी क्या है, जा। देवरानी कुड़ती हुई किचन में चली जाती है और कुड़कुड़ाती हुई कामों में लग जाती है। सारा दोष मेरा ही है। मुझे माँ से एक घर ससुराल की हट करनी ही नहीं चाहिए थी, वरना आज हम बहनें देवरानी जेठानी नहीं होती। जेठानी की पोस्ट पाते ही प्राची के तो सुर ताल ही बदल गए। अगले ही पल शांति मंदिर चली जाती है और मौका पाते ही प्राची किचन में आकर कहती है, लाओ दीदी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। बंद करो ये झूठ मूठ का दिखावा। मुझे नहीं पता था कि मेरी भोली दिखने वाली बहन इतनी बड़ी चंट निकलेगी। दीदी, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो आपकी बहन हूँ। बस जेठानी जी,
इस गुमनाम रिश्ते का वास्ता मत दो। हमारे बीच अब बहन का नहीं, बस देवरानी और जेठानी का रिश्ता है। दूर रहो अपनी देवरानी से। अपनी देवरानी बहन की बेरुखी देखकर प्राची की पलकें भीग जाती हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ बहनों के बदलते रिश्ते के कारण प्राची परेशान रहने लगती है। एक दिन उसे रोता देखकर उसकी सास शांति कहती है, क्या हुआ बड़ी बहू, तू रो क्यों रही है? सासू माँ, जब से हम देवरानी जेठानी बनी है, माधुरी दीदी मुझसे कटी कटी रहने लगी हैं। न मुझसे मीठे मुंह बोलती हैं। मुझे नहीं बनना जेठानी, जिससे मेरी दीदी ही मुझसे दूर हो जाए। प्राची का ये फैसला सुनकर सास के मन में उथल पुथल मच उठती है। इतनी मुश्किल से तो इन दोनों बहनों के बीच देवरानी जेठानी की दीवार खड़ी की। अगर ये जुड़ाव टूट गया तो घर बार के काम को कुएं में डालकर दोनों 24 घंटे गुट और मक्खी की तरह चिपकी रहेंगी। सासू माँ, किस सोच में डूब गई हैं आप? कुछ नहीं बहू, सोच रही थी तू इतनी भोली क्यों है। तू नहीं जानती मगर तू ससुराल में जेठानी बन गई है। ये बात ना तेरी बहन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो जलकुकड़ी हो गई है। मत देख की देवरानी के भेष में तेरी बहन है। जब देवरानी होकर दामन चला रही है तो तू भी जेठानी के तीखे तेवर जताना सीख। प्राची का दिलो दिमाग पूरी तरह से अपनी सास की कूटनीति का शिकार हो जाता है, जिसके बाद वह जलकुकड़ी जेठानी में बदल जाती है। देवरानी जी, हरिओ देवरानी जी, कहाँ हो? अरे आ गई जेठानी जी, क्यों घनघोर घटाओं की तरह गरज रही हो? तुम्हारे कानों में इतनी गंदगी जो जम गई है, इसलिए गला पाड़ना पड़ता है। अब घूर क्या रही हो? कच्चा चबाने का इरादा है क्या मुझे? ये कटहल किचन में ले जाओ। शाम के खाने में कटहल के कोफ्ते बनाना जरा। गुणी देवरानी के जैसे दमदार खाना बनाना सीखो। क्या कच्चा पक्का खाना बनाकर परोस देती हो? आपके हाथों में जंग तो नहीं लगी जेठानी? रसोई पर ताला नहीं पड़ा? कदम बढ़ाइए, किचन में जाइए और खुद से पकाइए, क्योंकि मैंने कद्दू की सब्जी बना दी है। अब ये कटहल की सब्जी बनाना मेरे बस की नहीं है। हाँ, अपनी जेठानी से जुबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म गई तेल लेने, समझी? दोबारा जेठानी की हुकूमत जताया ना तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहन को बारूद में बदलते देर नहीं लगेगी। दोनों बहनों के बीच उभरे देवरानी जेठानी की जलन झगड़े का मोड़ ले लेती है। अब तो ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब उनके बीच खिटपिट ना हो। कलेश की बुरी आदत में फंसकर जेठानी नंबरी तो देवरानी 10 नंबरी बन बैठी थी, जिसे दोनों के पति परेशान हो चुके थे और एक दिन चारों इकट्ठे होते हैं। पुनीत, ये मेरी डायन देवरानी मेरे कमरे में क्यों आई है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जली भुनी शक्ल देखने की जेठानी जी। अरे बस करो दोनों देवरानी जेठानी, इससे पहले कि तुम चीन और भारत के जैसे आमने सामने आओ, हमारी बात ध्यान से सुनो। दोनों भाई उन्हें काफी देर तक समझाते हैं। और तुम दोनों बहनों को हमारी माँ का दांव पेच पता भी नहीं चला कि तुम अपनी सास के षड्यंत्र में कैसे फंस गई और देवरानी जेठानी की आड़ में एक दूसरे से खींची खींची रहने लगी। ये सुनकर दोनों देवरानी और जेठानी दंग होकर कहती हैं, हमारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं प्राची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जेठानी बनने के बाद मैं तुमसे जल भून गई। जो हुआ उस पर मिट्टी डालो दीदी, मगर अब माँ जी को मजा चखाना ही पड़ेगा, वरना उनकी मंत्राई के कारण हम बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती झगड़ती रहेंगी। उसी शाम, अरे मेरी माधुरी दीक्षित, आज नजरें टीवी में ही टिमटिमाती रहेगी क्या? रात का खाना कब बनाएगी? माँ जी, आज मैंने रसोई घर से छुट्टी ले रखी है, इसलिए जाइए जाकर जेठानी जी को कह दीजिए खाना बनाने को। मैं और खाना बनाऊं? अरे एक दिन खाना बना लेगी तो इमेज घट जाएगी क्या आपकी? सारा दिन पलंग पर पड़ी पड़ी पका पकाया खाकर मोटी होने के सिवा करती क्या है आप? दो कौड़ी की देवरानी मुझे मोटी बोलती है। दोनों बहनें झूठी नोकझोंक करके कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद सास बेचारी खुद ही खाना बनाती है। दिन गुजरते जाते हैं, तभी किचन में काम करती हुई सास कुड़कुड़ती हुई कहती है, इतने दिन बीत गए मगर दोनों देवरानी जेठानी तो जैसे कमरे में जम गई हैं। मुझे इन्हें देवरानी जेठानी के फट्टे में फंसाना ही नहीं चाहिए था। क्या पता था कि मेरी दोधारी जुबान मुझ पर ही इस कदर पड़ेगी कि मुझे ही चाकू छुरी चलाना पड़ेगा। सास ऐसा बोल ही रही होती है कि दोनों बहनें किचन में कदम रखते हुए बोलती हैं, माँ जी, आपने हम बहनों के बीच जो बीज बोया था ये उसकी कटनी है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। मतलब ये माँ जी कि आपसे हम बहनों की दिया बाती के जैसे संग संग रहना देखा नहीं गया, इसलिए आपने हमारे रिश्ते में देवरानी जेठानी के नाम का जहर घोल दिया, इसलिए एक दाव हमने भी खेला। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम बहनों में खलल डाली, मगर ये भूल गई कि खून के रिश्तों में चाहे कितनी भी रंजिश क्यों ना हो, मगर खून खून को पुकार ही लेता है। इस तरह आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी बहनें साझेदारी से अपने सास को सबक सिखाती हैं और नए सिरे से ससुराल में खुशहाल शुरुआत करती हैं। कौशल्या आंगन में बैठकर ठंड में बर्तन धो रही होती है, तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है और कहती है, अरे ये क्या, बड़े ही मल मल कर बर्तन धो रही हो? इतने आराम से धोगी तो कल सुबह तक भी नहीं धुलेंगे।
अरे बहू, इतना अत्याचार मत कर हमारे ऊपर। इतने बड़े होने के बाद भी तू हमसे घर के सारे काम करवाती है। तभी मदन वहाँ पर जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला रहा होता है। अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और सारी लकड़ियाँ उसके सिर से नीचे गिर जाती हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। एक को बर्तन धोने में दिक्कत है तो दूसरा लकड़ी लाते लाते आंगन में ही गिरा देता है। अरे इस घर में फ्री पोकट की रोटी खाने से अच्छा है कि थोड़े से काम कर लिया करो। अगर कुछ काम करोगे तो घिस नहीं जाओगे। अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है? मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। जो तू हमें सूखी रोटी देती है ना खाने के लिए, शायद उसकी वजह से हो रहा है। तो क्या तुम्हें घी से चुपड़ी हुई रोटियां दूंगी? अरे जो तुम्हारे नसीब में है उसे खाओ और आराम से घर के सारे काम करो। ऐसा कहकर कोमल घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद मदन और कोमल दोनों बेचारे काम करने लगते हैं। ठंड की वजह से उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है और दोनों को बहुत तेज भूख लगती है। अजी अब मुझसे ये भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? रसोई में गए तो बहू को पता चल जाएगा और बहू हमारे ऊपर और अत्याचार करेगी। कौशल्या से रहा नहीं जाता, जिसके बाद कौशल्या रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो अपने और अपने पति मदन के लिए 2 रोटी सेकने लगती है। लेकिन रोटी बनाते बनाते जब वो एक कटोरी में सब्जी डाल रही होती है तो ठंड के मारे उसका हाथ अकड़ जाता है और कटोरी अचानक से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते घर में बर्तन गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। हे भगवान, कौशल्या ये तुमने क्या किया? बहू ने यहाँ आकर ये सब देख लिया तो हमें घर से निकाल देगी। मदन इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ कोमल पहुँच जाती है। हे भगवान, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बहू, तूने आज हमें खाने के लिए रोटी नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लूं। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या कहा? खाना बना रही थी या फिर खाने की चोरी कर रही थी? अरे मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा तो बस नहीं चलता, तुम दोनों मिलकर इस घर की एक एक चीज चुरा कर बेच दो। अरे बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम अपने घर में ही चोरी क्यों करेंगे? क्या कहा? तुम्हारा घर? अरे घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा और विनय जी का है। इसका मतलब तुम दोनों मिलकर इस घर को हड़पना भी चाहते हो। इससे पहले मैं तुम्हें इस घर से ना निकाल दूं। कोमल उन दोनों के हाथों से रोटी छीन लेती है और कूड़े में फेंक देती है, जिसके बाद कोमल दोनों को धक्के मार मार कर घर से निकाल देती है। बहू ऐसा मत करो। इतनी ठंड में हम दोनों कहाँ जाएंगे? कुछ तो ख्याल करो। हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर भी तुम्हारे कहने पर हम घर के सारे काम करते हैं। हमें इस घर से बाहर मत निकालो बहू। आज के बाद इस घर की तरफ पलट कर भी मत देखना। चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। कोमल अपने सास ससुर को घर से निकाल देती है। बेचारे दोनों मदन और कौशल्या चलते चलते एक कूड़े के खत्ते के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे जरा भी हम जैसे बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। जब से हमारी बहू आई है, हमारे बेटे विनय ने भी हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। अब तो बस अपनी पत्नी की ही सुनता है। दोनों रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विनय घर पर लौटता है, अपने माँ बाप को घर पर न देखकर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे कोमल, माँ और बाबूजी कहाँ हैं? अरे मुझसे क्या पूछते हो? कहाँ है? दोनों के दोनों कहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि इस घर से चोरी जो करी है उन्होंने। क्या कहा? मेरे माता पिता ने चोरी की है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ, यकीन भी क्यों होगा, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता है। मैं तो दूसरे घर से आई हूँ, मेरी बातों पर थोड़ी विश्वास करोगे। अरे यार, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम सच बोल रही हो सकता है उन्होंने चोरी की होगी। चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कोमल और विनय दोनों खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मदन और कौशल्या बेचारे ठंड में कूड़े खत्ते के पास बैठे होते हैं। तभी वहां पर एक होटल का आदमी आता है और कूड़ा फेंक कर चला जाता है, जिसके अंदर बचा कुचा खाना पड़ा होता है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो हम यही खा लेते हैं। हाँ कौशल्या, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हम ऐसे कूड़े से खाना खाएंगे? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर कुछ खाया नहीं तो भूख के मारे ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कौशल्या और मदन दोनों उस कूड़े में से खाना बीनते हैं और खाना शुरू कर देते हैं।
जिसके बाद वो उस कूड़े के आसपास पड़े हुए कुछ फटे पुराने कपड़े जो लोगों ने फेंक दिए होते हैं, वो उन दोनों कपड़ों को उठाते हैं और अपने ऊपर लपेट लेते हैं और चलते चलते एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। तुम सही कहती हो, चलो यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वो दोनों बेचारे उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाओं में सो जाते हैं। रात भर उन दोनों को बहुत ठंड लगती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारते। अगले दिन जब सवेरा होता है, वे दोनों उठ जाते हैं। चलिए जी, चलकर देखते हैं, क्या पता उस होटल वाले आदमी ने आज दोबारा से होटल का कूड़ा निकालकर वहाँ फेंका होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खाने को होगा। हाँ, चलो चलते हैं। जैसे ही वो दोनों कूड़े खत्ते के पास पहुँचते हैं, वहाँ वो होटल का आदमी आता है और कूड़ा फेंक कर चला जाता है। लेकिन उन दोनों के जाने से पहले ही वहाँ कुछ जंगली कुत्ते पहुँच जाते हैं और उस कूड़े में से खाना खाने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या, इन कुत्तों ने तो सारा खाना खा लिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। वैसे सही कहा है किसी ने, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। चलो, हमें कहीं और से अपने खाने का इंतजाम करना होगा। मदन और कौशल्या बेचारे जैसे तैसे करके लोगों से भीख मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भीख नहीं देता। वो भीख मांगते मांगते हर जगह जाते हैं, लेकिन इतनी भीख मांगने के बाद भी कोई उनकी मदद नहीं करता। ये पापी पेट हमसे क्या कुछ नहीं करवा रहा है। इससे अच्छा तो भगवान हमें अपने पास बुला लेता। हिम्मत मत हारिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों दिन भर खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते, लेकिन उन्हें कोई खाना नहीं देता। शाम को वापस लौटते समय वो दोनों फिर से उसी कूड़े खत्ते के पास पहुँच जाते, जहाँ होटल का आदमी कूड़ा फेंक कर चला जाता है। वो दोनों तुरंत उस कूड़े में से बचा खुचा खाना निकाल कर खाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक बहुत बड़ी गाड़ी जा रही होती है, जो मदन और कौशल्या को देखकर वहीं रुक जाती है। उस गाड़ी के अंदर से एक लड़का निकलकर बाहर आता है। हे भगवान, आप दोनों यहाँ पर इस कूड़े में से खाना क्यों खा रहे हो? विक्रम के ये पूछने पर कौशल्या और मदन दोनों रो पड़ते हैं, जिसके बाद कौशल्या और मदन दोनों मिलकर अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताते हैं। मेरे माता पिता मुझे जन्म देने के बाद ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गया। तब से मैं माता पिता के प्यार के लिए तरस रहा था, और आपके बच्चों को तो आपकी कोई चिंता ही नहीं है, और उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। क्या आप दोनों मेरे माता पिता बनकर मेरे साथ चलोगे? विक्रम के मुंह से ये बात सुनते ही कौशल्या और मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों विक्रम के साथ उसके घर चले जाते हैं। विक्रम कौशल्या और मदन के अच्छे से देख रेख करता है और उन्हें बिल्कुल एक माता पिता का दर्जा देता है, जिसके बाद मदन और कौशल्या खुशी खुशी विक्रम के साथ रहने लगते हैं।